नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल 2.0 में। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो इसकी सबसे इजी और यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक, अब संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो अगर स्ट्रक्चरल की बात करें तो जैसे कोई बिल्डिंग है, अगर आपसे पूछा जाए इस बिल्डिंग की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ईंट या फिर ब्रिक्स। मतलब ये बिल्डिंग कई तरह के या कई ईंटों से मिलकर बनी है। ठीक, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर या फिर किसी भी जीव का शरीर विभिन्न प्रकार की या बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। बात करें फंक्शनल की, तो किसी भी जीव के शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं, ठीक है, किसकी वजह से होती हैं? सेल्स की वजह से ही होती हैं। जैसे डाइजेशन इन स्टमक, पंपिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, या रेस्पिरेशन। ये जो सारी क्रियाएं हैं ये किसी एक सेल की वजह से नहीं होती, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और बहुत से सेल्स की वजह से होती हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जब एक साथ काम करती हैं तब ये सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे कई सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है और ये सिस्टम सारे वर्क को करता है, और सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट मिलता है आपको। ठीक, इसका एक और रीज़न है कि इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि जैसे अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके केस में क्या होता है? एक सिंगल सेल ही कैपेबल होती है सारे कार्यों को करने के लिए। मतलब एक सिंगल सेल कैपेबल होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में, और वो सारे फंक्शंस को कैरी आउट कर सकती है जो नेसेसरी होते हैं लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, यही रीज़न है कि सेल्स को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ही हो सकता है। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सेल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, कि कोशिका की खोज कब हुई और किसने की। तो कोशिका की खोज का श्रेय जाता है किसको? रॉबर्ट हुक को, जो कि एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और जिन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी। ठीक, कब खोजी? 1665 में। कहाँ खोजी? स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क में इन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोपिक लेंस के थ्रू किसे खोजा? कोशिका को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या पाया? कि मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना को पाया, हनीकम लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने पाया, और देखा कि जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता छोटे छोटे कमरों से बना होता है, उसी प्रकार जीवों का शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जब उन्होंने देखा, उन्हें ऐसा लगा कि जो छोटी छोटी ये जो पोर्स हैं या फिर पॉकेट्स हैं, वो क्या काम करते हैं? प्लांट जूस को रखने के लिए कंटेनर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, इनका ऐसा मानना था। इसलिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसे एक टर्म दिया सेल्स, जिसका मतलब लैटिन में होता है क्या? लिटिल रूम्स या फिर कंपार्टमेंट्स। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो सेल्स बहुत छोटी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए सेल्स की डिस्कवरी में या फिर स्ट्रक्चर को समझने में बहुत बड़ा योगदान किसका रहा? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप्स की खोज का बहुत बड़ा योगदान रहा कोशिका की संरचना को समझने में और कोशिका की खोज में। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कोशिका की खोज में खास योगदान देने वाले माइक्रोस्कोप्स के बारे में, कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, इसमें किसका किसका योगदान था। तो सबसे पहले 1590 में दो चश्मे के व्यापारी, कौन कौन? ज़ेकेरियस जैनसन और उनके सन हैंस, ये दो लोग
जब एक ट्यूब में बहुत से लेंसेज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने क्या पाया कि जो चीज़ें हैं वो बड़ी दिखती हैं। किस चीज़ में? उस ट्यूब में लेंसेज से देखने में चीज़ें काफ़ी बड़ी दिख रही हैं। और यही क्या था? बिगिनिंग था किस चीज़ का? माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप का। ठीक। उसके बाद 1609 में आए गैलीलियो गैलीली, जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स में भी गिना जाता है। इन्होंने लेंस के प्रिंसिपल्स पे काफ़ी काम किया और एक नया डिवाइस बनाया जिसकी फोकसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, और इसे इन्होंने क्या कहा? टेलीस्कोप। मतलब कि दूरबीन की जो खोज की वो किसने की? गैलीलियो गैलीली ने। कब की? 1609 में। उसके बाद क्या हुआ? रॉबर्ट हुक आए और इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि 1663 में इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। हालांकि इन्होंने सिर्फ डिज़ाइन तैयार किया था, इन्होंने बनवाया था लंदन के एक इंस्ट्रूमेंट मेकर क्रिस्टोफर कॉक के द्वारा। ये इन्होंने माइक्रोस्कोप बनवाया था, खुद नहीं बनाया था। लेकिन इनकी वजह से जब इन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में लिखा तो इस व्यक्ति ने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, तो इसके बाद अलग बात है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? 1665 में कोशिका को खोजा। कौन सी कोशिका? इन्होंने डेड सेल खोजा, क्योंकि इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो प्लांट्स में खोजी थी और कॉर्क में खोजी थी, वो एक डेड सेल थी। उसके बाद कौन आए? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी आप लोग कहते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो इनको शौक था किस चीज़ का? लेंस की ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग का, ताकि उन्हें ग्रेट कर्वेचर दे सकें और जिससे इनकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कई गुना तक बढ़ जाती थी। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल को खोजा था। कहाँ? टीमिंग लाइफ इन ड्रॉप ऑफ वाटर इन्होंने खोजा था। सबसे पहले किसको खोजा? प्रोटोजोआ को खोजा। ठीक है, और इन्होंने ही सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्क्राइब किया, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया और बहुत सी चीज़ों को इन्होंने डिस्क्राइब किया। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है और जिन्होंने पहली लिविंग सेल को खोजा था। अपने संपूर्ण जीवन में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 419 लेंसेज बनाए और 207 कंप्लीट माइक्रोस्कोप बनाए। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और इन्होंने एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास भी बनाया जिसकी कैपेसिटी कितनी थी? जिसकी कैपेसिटी थी 42 से 270 गुना तक वो चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता था। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं वो जेम्स विल्सन द्वारा बनाया गया है। कब? 1710 में। कब बनाया गया? 1710 में। उसके बाद 19वीं सदी के मध्य में चार्ल्स ए स्पेंसर ने एक नया माइक्रोस्कोप बनाया जिसको उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया, जो कि आज के माइक्रोस्कोप से काफ़ी हद तक समानता में मिलता जुलता है। जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी जिसकी कितनी थी? 1250 टाइम्स। कब था? साधारण लाइट में 1250 गुना तक चीज़ों को वो बड़ा दिखा सकता था और ब्लू लाइट में 5000 गुना तक चीज़ों को वो बड़ा दिखा सकता था। इतनी उसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी थी। फिर 1930 में क्या पाया गया कि जो चीज़ें हैं वो लाइट की तुलना में इलेक्ट्रॉन बीम्स में और अच्छे तरीके से और बड़े तरीके से देखी जा सकती हैं, महत्वपूर्ण तरीके से देखी जा सकती हैं। ठीक है, किसमें? लाइट की तुलना में इलेक्ट्रॉन बीम में। उसके बाद दो जर्मन वर्कर्स, कौन कौन? मैक्स नल और अर्नेस्ट रस्का ने 1931 में क्या बनाया? पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसने? मैक्स नल और अर्नेस्ट रस्का ने। कब बनाया? 1931 में। क्या बनाया? पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? इनको अपने इस खोज के लिए 1986 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के क्षेत्र में 1986 में इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो जो चीज़ों को देखने की क्षमता है उनको मिलियन टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे परफेक्ट किसे माना जाता है देखने के लिए चीज़ों को? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को। ठीक, अब आइए फिर से सेल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सरसरी निगाह में। सबसे पहले सेल्स को क्या कहते हैं?
बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल्स को खोजा। कब खोजा, 1665 में, ठीक है। 1665 में उन्होंने क्या किया, सेल्स को खोजा और क्या पाया कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा और क्या खोजा, डेड सेल्स को, ठीक। तो इन्होंने जो खोज की उसके बारे में इन्होंने अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया या फिर सम फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ माइन्यूट बॉडीज मेड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि रॉयल सोसाइटी द्वारा पब्लिश की गई थी, उसमें इन्होंने पूरी जानकारी दी सेल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आए कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली लिविंग सेल्स को खोजा। कब खोजा, 1674 में। कहाँ खोजा, पॉन्ड्स वाटर में, ठीक है, तालाब के पानी में खोजा। क्या पहली लिविंग सेल खोजने का किसको श्रेय जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जो खोजा था वो क्या था, प्रोटोजोआ था। पहली लिविंग सेल जो इन्होंने खोजी थी वो क्या थी, प्रोटोजोआ था। और इन्होंने ये खुद के बनाए हुए हैंडमेड माइक्रोस्कोप से खोजा था, ठीक है, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से खोजा था। कब, 7 सितंबर 1674 को उन्होंने क्या खोजा, प्रोटोजोआ को खोजा। और 16 जून 1675 को इन्होंने क्या किया, सेल्स की शेप, साइज और मोटेलिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया या फिर डिस्क्राइब किया। लेकिन बात क्या थी कि जो ये थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने अपनी कोई बुक नहीं लिखी थी, ठीक। तो इनके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है, जो लेटर्स इन्होंने रॉयल सोसाइटी को लिखे थे और उसके उत्तर में जो उसने इन दोनों के बीच करस्पॉन्डेंस हुआ था उन लेटर्स को लेके, उसी से हमें सारी जानकारी मिलती है। फिर 1831 में आए कौन, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, जिन्होंने न्यूक्लियस को खोजा। कहाँ खोजा, ऑर्किड रूट में। 1831 में फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा, न्यूक्लियस को खोजा। कहाँ खोजा, ऑर्किड रूट में खोजा। फिर आए कौन, डुजार्डिन। डुजार्डिन ने क्या किया था, इन्होंने सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल को खोजा, ठीक है, लिविंग सेल्स में पाए जाने वाले सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को खोजा और उसे नाम क्या दिया, सारकोड। क्या नाम दिया, सारकोड। उसके बाद 1839 में पुरकिंजे ने क्या किया, दोबारा लिविंग फ्लूइड जो सब्सटेंस का था सेल का, उसका इन्होंने क्या नाम किया, नाम को चेंज किया और एक टर्म दिया। क्या टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस के लिए जो कि सेल्स में पाया गया उसको इन्होंने क्या नाम दिया, टर्म यूज़ किया, प्रोटोप्लाज्म। किसने यूज़ किया, पुरकिंजे ने, ठीक। उसके बाद क्या बात करें, उसके बाद बात करते हैं कि जो सेल्स होती हैं, अलग अलग जीवों में विभिन्न प्रकार की सेल्स होती हैं। यहाँ तक कि एक ही जीव में पाए जाने वाली सभी सेल्स एक तरह की नहीं होती हैं, ठीक है। फिर भी इनके जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ ना कुछ कॉमन होते हैं, ठीक है, वो फंक्शंस कुछ ना कुछ कॉमन होते हैं। जैसे बात करें, सभी सेल्स की एक डेफिनिट क्या होगी, बाउंड्री या फिर सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सभी सेल्स में कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। और सभी सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक। और कुछ फंक्शंस सेल्स के सेम होते हैं और सेम मैनर में ऑकर होते हैं, जैसे सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, रिप्लिकेशन एंड प्रोटीन्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन। ये जो सारे प्रोसेसेस हैं सेल्स के, ये एग्जैक्टली सेम मैनर में होंगे हर सेल में, ठीक। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन भी हर सेल का कैसा होगा, सेम होगा, ठीक। फिर सभी सेल्स क्या करेंगी, ऑल सेल ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू इट्स सक्सेसर सेल्स। सभी सेल्स अपने आने वाली सेल्स को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम वे में ट्रांसफ़र करेंगी या सभी सेल्स ट्रांसफ़र करती ही हैं, ठीक। फिर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मटेरियल एंड अदर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आल्सो सेम। ये भी सभी सेल्स में क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद बात करें किसकी, सेल थ्योरी या फिर कोशिकावाद या कोशिका सिद्धांत, ठीक है, सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत। तो इसके बारे में क्या है कि 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ठीक है, बहुत सी खोजें हुई
और उन्हीं खोजों ने प्रेरित किया, किसको प्रेरित किया? जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस जैकब स्लाइडन को, जिन्होंने 1839 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को स्टडी किया और ये ऑब्जर्व किया या पाया कि सभी जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं और सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यूज। ठीक है। फिर जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान, ठीक है, जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान 1839 में, जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को स्टडी किया और पाया कि सभी एनिमल्स सेल्स से मिलकर बने होते हैं और सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। तो इन दोनों ने किसने एमजे स्लाइडन और टी स्वान 1838 और 1839 में इन दोनों ने एक साथ मिलकर क्या दिया? एक हाइपोथेसिस दिया जिसे हम क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। इस हाइपोथेसिस में इन्होंने 3 बेसिक पॉइंट्स दिए, जो कौन कौन से थे? पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल्स से मिलकर ही बने हैं। ठीक है। और दूसरा क्या दिया कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस में सेल्स उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होंगी। मतलब किसी भी जीव के शरीर में उसकी बेसिक या फिर मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होगी? कोशिका ही होगी। इन्होंने तीसरी क्या पॉइंट दिया कि सेल्स कुड बी जनरेटेड स्पॉन्टेनियसली लाइक ए क्रिस्टल, कि क्रिस्टल की तरह सेल्स स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो सकती हैं, मतलब कहीं से भी सेल्स बन सकती हैं, कहीं से भी निकल सकती हैं। तो इस थियोरी का एक माइनस पॉइंट क्या था कि ये थियोरी कभी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि नई सेल कैसे बनती हैं। ठीक है, यही रीज़न था इस थियोरी के फेल होने का। फिर इस थियोरी में क्या लाया गया? इस थियोरी को चेंज करके या कुछ बातें बदल के मॉडर्न सेल थियोरी प्रपोज की गई। ठीक है। और मॉडर्न सेल थियोरी में क्या था, क्योंकि जो थियोरी स्लाइडन और स्वान ने दी थी वो कैसी थी? इम्परफेक्ट थी। ठीक, इसलिए क्योंकि यह थियोरी यह नहीं समझा पा रही थी कि नई कोशिकाएं किस प्रकार से बनती हैं। ठीक, इसलिए 1855 में कौन? रॉबर्ट विर्चो ने क्या दिया? एक कॉन्सेप्ट दिया, ऑमनिस सेलुला ए सेलुला, कि जो पुरानी कोशिका है उसी से नई कोशिका बनेगी। मतलब कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? रॉबर्ट विर्चो ने। कब दिया? 1855 ने। और इस कॉन्सेप्ट ने सेल थियोरी की जो कमी थी उसे क्या किया? पूरा कर दिया। फिर 1862 में लुइस पास्चर ने क्या किया? रॉबर्ट विर्चो के कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया बायोजेनेसिस के थ्रू। ठीक है, कि जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स से ही बनेंगी, बिना प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के न्यू सेल्स फॉर्म नहीं हो सकते। ठीक, फिर मॉडर्न सेल थ्योरी में अब 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक, ये थी हमारी मॉडर्न सेल थियोरी। अब बात कर लें एक्सेप्शंस ऑफ सेल थियोरी के बारे में। तो एक्सेप्शंस या फिर अपवाद आपको हर जगह मिलने हैं, तो यहाँ कैसे नहीं मिलेंगे? ठीक, तो ये चर्चा करते हैं इसके बारे में कि इसके कौन कौन से अपवाद हैं। तो पहला पॉइंट, देयर आर मैनी सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ऐसी बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिनमें न्यूक्लियस या फिर केंद्रक पाया ही नहीं जाता, जैसे बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा। ठीक, या फिर और भी बहुत सी कोशिकाएं हैं, ETC में ले लेते हैं। फिर बात करते हैं वायरसेस, डू नॉट हैव सेल स्ट्रक्चर, इन स्पाइट ऑफ दिस इट कैन शो सम लिविंग प्रॉपर्टीज। वायरसेस जिन्हें आप क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या कहते हैं आप इसे? कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई सेल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, फिर भी ये क्या शो करते हैं? कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए इन्हें ना आप जीवित कह सकते हैं ना आप मृत कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या? मैमेलियन आरबीसीज, ETC वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, मैमेलियन आरबीसीज और साइव ट्यूबा प्लांट सेल्स। ठीक है, इनके अंदर भी कोई न्यूक्लियस
नहीं पाया जाता है। फिर बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट क्या है कि मैनी फंजाई जैसे कौन, राइजोपस, मैनी फंजाई जैसे राइजोपस और एल्गी जैसे वाउचेरिया, ठीक है, इनके केस में क्या होता है, बहुत से न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो बहुत से फंजाई जैसे राइजोपस और बहुत से एल्गी जैसे कौन, वाउचेरिया, इनके केस में बहुत से क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। यही सभी क्या हैं, ये सारे क्या हैं, सेल थियरी के एक्सेप्शंस हैं। ठीक, इन पॉइंट्स को सेल थियरी डिस्क्राइब नहीं कर पाती है। अब बात करें साइज वेरिएशन ऑफ सेल, सेल्स की कुछ साइज वेरिएशन के बारे में बात करें तो क्या है, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम अब तक की पाई गई सबसे छोटी क्या है, कोशिका है। फिर लार्जेस्ट एनिमल सेल की बात करें तो कौन है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, कि लार्जेस्ट जो सेल है वो क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये क्या है, लार्जेस्ट सेल है। ठीक, फिर बात करें स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल आपको कहीं कहीं क्या मिलेगा, प्लेटलेट्स, लेकिन प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल तो आप क्या कहेंगे, स्पर्म सेल, ठीक है। फिर लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की बात की जाए तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल क्या होगा, ओवम ऑफ फीमेल, ये क्या है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल क्या है, ओवम ऑफ फीमेल। फिर बात करें लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल की तो क्या है वो, नर्व सेल। अक्सर लोग लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर लार्जेस्ट पूछी जा रही है तो ओवम ऑफ फीमेल और लॉन्गेस्ट पूछी जाएगी तो क्या होगी, नर्व सेल। ठीक, अब बात करें लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल, तो कौन सी है वो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल, कौन सी है, एसिटाबुलेरिया, ठीक है। इस प्लांट को आप लोग पढ़ते हैं काफ़ी किसमें, रीजनरेशन में, इसकी रीजनरेटिंग कैपेसिटी बहुत तेज होती है, ठीक है, एसिटाबुलेरिया। फिर बात करें लार्जेस्ट मल्टी सेलुलर प्लांट सेल, तो कौन है वो, फाइबरा फ्रेमी, ये लार्जेस्ट मल्टी सेलुलर क्या है, प्लांट सेल है। फिर बात करें एनिमल सेल विजिबल टू नेक्ड आइज, नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली एनिमल सेल कौन सी है, एग ऑफ सम बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स, कुछ चिड़ियों के अंडे या कुछ रेप्टाइल्स के अंडे, जैसे किसके अंडे, छिपकली के हो गए, ठीक है, या फिर सांप के हुए। ठीक, अब आगे बात करते हैं सम फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो सेल्स के बारे में हैं। जैसे पहला पॉइंट, देयर आर मोर देन नर्व सेल्स इन आवर ब्रेन देन स्टार्स इन द मिल्की वे, मतलब कि हमारे मस्तिष्क में इतनी ज़्यादा नर्व सेल्स हैं कि जितनी क्या है, मिल्की वे में स्टार्स भी नहीं हैं, उतनी ज़्यादा हमारे ब्रेन में क्या है, नर्व सेल्स। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ वी कंसीडर द ब्लड वेसल्स एंड ले देम इन ट्विन दे विल कवर अराउंड 100,000 किलोमीटर्स, दैट इज़ 2 times ट्रिप अराउंड द अर्थ, कि अगर हम माने अपनी ब्लड वेसल्स को, ठीक है, और इन्हें हम निकालें और फैलाएं इंड टू इंड, ठीक है, तो ये तकरीबन 100,000 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकती हैं, जो कि हमारे लिए पृथ्वी के 2 बार चक्कर काटने के बराबर है। फिर तीसरे पॉइंट की बात करें, इफ़ वी टेक आउट डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द सेल्स फ्रॉम आवर बॉडी, वन पर्सन's बॉडी, देन इट विल स्ट्रेच टू द सन्स अप्रॉक्सीमेटली 600 times। अगर हम बात करें किसी एक व्यक्ति की सारी सेल्स के न्यूक्लियस से डीएनए बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है, सारी सेल्स से क्या किया जाए, न्यूक्लियस से डीएनए बाहर निकाल लिया जाए और उसे फैलाया जाए, तो वो 1-2 बार नहीं, तकरीबन 600 बार कहाँ पहुँच सकता है, सूर्य तक, मतलब इतनी दूरी वह तय कर सकता है। ठीक, फिर आगे चौथे पॉइंट की बात करें तो प्रतिदिन हमारे शरीर में तकरीबन 300 बिलियन न्यू सेल्स क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। प्रतिदिन हमारे बॉडी में कितनी,
300 बिलियन न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं, और पर मिनट, एवरी मिनट 300 मिलियन सेल्स क्या होती हैं, डाई इन आवर बॉडी। हर मिनट 300 मिलियन सेल्स हमारे बॉडी में मर जाती हैं। और क्या है छठवां पॉइंट, एवरी हावर 600,000 स्किन पार्टिकल्स आर सेट फ्रॉम आवर बॉडी, कि हर घंटे हमारी बॉडी से 6,000 स्किन पार्टिकल्स सेट कर दिए जाते हैं, और इन डेड सेल को बॉडी से सेट करने के लिए एक टर्म दिया था जिसे कहते हैं एपोप्टोसिस, मतलब कि सुसाइड ऑफ द सेल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।